हाय गाइस, तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बड़े दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो तीसरा चैप्टर क्या है हम लोग का तीसरा चैप्टर हम लोग का है आरंभिक नगर। और आगे जो है हमने इसके मतलब इसके पहले हमने दो चैप्टर क्या है कंप्लीट कर चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। आज का थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। इसमें पहले कुछ कहानी दी गई है दो बच्चों की। दो बच्चे जो है पुरानी भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर बोलते हैं। यानी कि गली के पास कुछ उनका कोई घर टाइप या कुछ खंडहर टाइप था, तो लोग उन गली के जो बच्चे थे उसको क्या बोलते थे, भुतहा घर। लेकिन वो क्या था, एक खंडहर था। उसमें से एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री से पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। एक महिला ने कहा। यह सब सुनकर जसपाल और जो हरप्रीत दो बच्चे ये दिख रहे हैं आपको, वो सोचने लगे कि पुराने खंडहर को लोगों का इतना लगाव क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों है, यहाँ से अटैचमेंट क्यों है। आगे चलते हैं हम लोग कहानी है। अब आती है हम लोग की क्या है, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब की पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी पंजाब के पास जब एक पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। जो हड़प्पा पुरस्थल था वो मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि आधुनिक पाकिस्तान उस समय जो है इंडिया पाकिस्तान का क्या है, बंटवारा नहीं हुआ था। तो उस टाइम जो है पाकिस्तान का जो एरिया है, जो इस समय आधा पाकिस्तान और इंडिया में है, तो उस जगह हड़प्पा जगह के पास जो है एक हड़प्पा स्थान मिला, जो उसको पुरस्थल टाइप में। तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। वो लोग सोचे कि यहाँ पर जो है कोई खंडहर टाइप में, यहाँ पे ईंटें बहुत मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, ईंटें जो थी वहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने बहुत सारी ईंटें क्या उखाड़ ले गए वहाँ से। और उन्होंने क्या किया, उखाड़ ले गए और वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई। इसकी कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहाँ की जो कुछ इमारतें, इंपॉर्टेंट इमारतें थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले उसके बाद लगभग आज के 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल का ढूंढा और पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट था। जो खंडहर हमारी थी, खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरस्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गई। मतलब कि जैसे बहुत लोग इंडस वैली से बुलाए, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो बोलते हैं। तो यानी कि जो सबसे पहले जो हमारा नगर नगर जो खोदा गया, जो मतलब सॉरी जो खोजा गया, वो क्या था, हड़प्पा था। तो इसीलिए जो यहाँ पर जितने सारे नगर मिले, इतने जहाँ की जो जो कुछ मिले, वहाँ जो चीज़ें हमारी मिली उनको हड़प्पा की चीज़ें कहा गया। क्योंकि हड़प्पा नाम ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा फेमस है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ बहुत फेमस है। तो आजकल कोई चीज़ मिलता है तो लोग, बहुत दूर के लोग से क्या बोलेंगे, लखनऊ में कोई चीज़ें मिले। लेकिन चाहे वो अयोध्या में मिले, चाहे वो फैजाबाद में मिले, या कहीं भी किसी भी नगर किसी भी ज़िले में मिले, तो उसी प्रकार से। तो जो हमारा मेन जो शहर था वो था, क्या था, हड़प्पा था। और इसीलिए बाद में मिलने वाली सभी पुरातत्व स्थल मिले और उनको जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का निर्माण लगभग 47 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि जो हमारा ये हमारा जो शहर है, ये हमारा शहर, ये लगभग क्या है, 4700 साल पहले बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्राय पुरानी इमारतें जो है, प्राय पुरानी इमारतें तोड़कर उनको नई जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें सुरक्षित रखना चाहिए? अब आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे सोचिए। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी, जो ये नगर थे इनकी विशेषता क्या थी, वो इसमें लिखा गया। क्या कैसे किस प्रकार से जो है नगर की विशेषता, कैसी शैली थी, क्या चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। इन नगरों में इन नगरों में से दो या दो से ज़्यादा, ये जो नगर थे, ये दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। पहला जो हिस्सा था, यानी प्राय पश्चिम भाग जो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर था। जो पश्चिम भाग था वो छोटा था, लेकिन क्या था, वो ऊंचाई पर था। पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का जो ऊंचाई का छोटा सा हिस्सा, जो पश्चिमी भाग में था छोटा सा,
उसको उन्होंने क्या किया, दुर्ग कहा। जिन्होंने नीचे और जो निचला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा। दोनों हिस्से चार दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई थी, यानी कि जो हमारा नगर था दोनों हिस्सा था वो चार दीवारी की ईंटों से, पक्की ईंटों से, कैसे, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं किसी एग्जाम्स में कि पक्की ईंटों की चार दीवारी, दोनों जो दुर्ग था उसकी चार दीवारी पक्की ईंटें थी या कच्ची ईंटें थी, तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपको। आगे देख लीजिए थोड़ा सा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंधु प्रांतों के, भारत के गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों में पुरातत्वने अनोखी वस्तुएं मिले, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थरों के बाण, मोहरे, मन के, तांबे उपकरण, पत्थर, लंबे ब्लेड, यानी कि जो चीज़ें हमारी यहाँ पे हैं पंजाब और पंजाब यानी कि जो हमारा पाकिस्तान है और इंडिया में कई चीज़ें जो यहाँ पर मिली हुई हैं। आगे चल के पढ़ते थोड़ा सा, उसके बाद मैप देखेंगे। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हुई। ईंटे की पकाई बहुत अच्छी थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगर जो हमारे नगर दुर्ग थे कुछ खास इमारतों से बनाई गई थी। मिसाल तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो था, वहाँ पर एक खास तरह का एक तालाब था। पुरातत्वविदों ने उसको महान स्नानागार कहा। जो हमारा मोहनजोदड़ो था वो एक खास प्रकार का हमारे तालाब था। उसको जो है पुरातत्वविदों ने क्या कहा, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई। बताओ उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जो पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या है, चारकोल लगाया गया था। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी उसके ऊपर। इस तरह सरोवर में दो तरफ उतरने की सीढ़ियां भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी के कुएं निकाला जाता था और बाद में इसे खाली कर दिया जाता। देखो आपको यहाँ नीचे दिखाते हैं। और शायद इस नागरिक नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि यहाँ कुछ विशिष्ट नागरिक, यानी कि जो विशेष नागरिक होते हैं विशेष अवसर पर यहाँ पर स्नान किया करते थे। और आगे जो कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ, कालीबंगा यहाँ पे जो कालीबंगा और क्या है, लोथल जैसे अन्य नगर अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा में और लोथल में क्या है, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरे बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह मतलब जहाँ पर शायद वो अपना कुछ अनाज या कुछ भी वहाँ पर भंडारा किया करते थे। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये मोहनजोदड़ो का क्या है, स्नानागार। देखो यहाँ पर, ये देखो एक सीढ़ी इधर से लगी हुई उतरने वाली, एक सीढ़ी शायद इधर से लगी हुई उतरने वाली। ठीक है, और इस प्रकार से जो है, और यहाँ पे बहुत चीज़ें नष्ट हो गई हैं जो उतना क्लियरिटी से नहीं दिख रही, लेकिन ये देखो यहाँ पे दिख रही है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ठीक है, और ये आपका देखो, ये हमारा जो है क्या है, ये मोहनजोदड़ो है हम लोग का। ये मोहनजोदड़ो है आपका। ये क्या है, सिंधु नदी है। ये चंद्रजोड़ो है। ठीक है, ये सुतका को है। ठीक है, सुतका को। यहाँ पे देखो लोथल, कालीबंगा। ठीक है, ये हमारा हड़प्पा है। देखो हड़प्पा, ये मेन जो शहर हम लोग का, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, हड़प्पा है यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा दिख रहा है। और ये मोहनजोदड़ो है आपका, ये चंद्रजोड़ो, सुतका को। तो यहाँ पर चीज़ें जो है इस प्रकार से दिखाई गई हैं मैप के द्वारा। और आगे चलते हैं। भवन, नाले और सड़कें इस प्रकार के यहाँ पे किस प्रकार से जो है यहाँ बनी हुई थी। अब आगे देखते हैं क्या कैसे इसका प्रोसीजर। को इन नगरों के जो घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। सोचो, एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। बताओ किस प्रकार से इन लोग की जो है दूरदृष्टता थी कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। और कुछ घरों में भी कुएं होते थे। घरों में जो कुछ घर में क्या थे, अंदर ही कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखो आजकल की जो है हम लोग की जो है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी उतना बेहतर नहीं हो सकी कि हर एक शहर में बेहतर तरीके से नाला का जो पासिंग आउट कर सके। लेकिन उस समय यह हड़प्पा सभ्यता की जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, यानी कि तकनीकी इतनी अच्छी थी कि वहाँ ढके हुए नाले थे सीधी लाइन में, और इन्हें सावधानी से और सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, बाद में वह बड़े नालों में मिल जाते थे। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। बड़े नाले के ढके होने के कारण में जगह जगह के मेन होल बनाए जाते थे जिसके जरिए उनके देखभाल और सफाई की जा सके। हर घर में सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। ठीक, कितनी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों के
क्या अंतर दिखाई देते हैं? दो अंतरों की तुलना करिए। आप लोग पिछला अध्याय भी पढ़ चुके हैं, यही पढ़ चुके हैं, ऐसे दोनों की तुलना करिए। नगरीय जीवन कैसा था इन लोग का, इस पर यहाँ पे पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो अक्सर खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे रहते होते। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर 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 से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बड़े आभूषणों जैसे कीमती चीजों के आसपास रखते होंगे। इनको लिपिक भी कहते थे, यानी कि जो खूबसूरत जो आभूषण थे, कीमती चीजें थी, चांदी चूना चांदी, यानी कि सोना चांदी थी और मन के थे, इन लोग को रखते थे। इन नगरों में कुछ लिपिक भी होते थे। लिपिक मतलब जो बनाते हैं चीज़ों को, लेकिन तराशते हैं, जो मोहरों पर लिखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो मोहरों पर तो लिखते ही हैं, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, यानी कि जो बहुत चीज़ें हैं हम लोग के पास नहीं बचते थे, लेकिन और कई चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो लिपिक हमारे हुआ करते थे जो है नगर में। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यहाँ देखो सवाल बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री ही शिल्पकार थी या पुरुष भी थे? तो यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों शिल्पकार हुआ करते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे, लंबी यात्राएं भी करते थे, वे उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही सुदूर देशों तक किस्से कहानियां मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। ये बहुत चीज़ें मिली जिससे हम साक्ष्य मिल सकते हैं। इस तरह से जो है पुरातत्वविदों ने जो क्या है अपना गेस किया किस तरीके से क्या है। अब आगे जो है नगरों में रहने वाले लोगों की सूची बनाए। इनमें से कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। अब आप लोग ये सब करिए। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो के सड़क और उसमें बना नाला ऊपर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ऊपर। ये देखिए, ये सड़क बना हुआ है और ये नाला को दिख रहा है। मोहर के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए खास लिपि, मोहर के कुछ खास लिपि में पढ़ने की कोशिश कीजिए, और लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, बहुत लोग पढ़ नहीं पाए ये कैसे किस प्रकार से, ये जो हमारी लिपि लिखी हुई है किस प्रकार से समझ में नहीं आया है क्या कैसे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। नगर और नगर शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्राप्त हुई। पुरातत्व जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, वहाँ पर अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने की चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिली आकर्षक वस्तुएं जैसे मन के बाँट, फलक। यहाँ पर देखो कुछ दिया है, पत्थर और बाँट देखो कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से बाँटों को बनाया गया है। चट पत्थर से बनाया गया है, इसको चट पत्थर, इसे चट पत्थर बोलते हैं। ये शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य बाएं में कार्लिनियर पत्थर से बनाए गए थे। मध्य बाएं का देख लीजिए, कार्लिनियर पत्थर से बनाए गए पत्थरों को काटकर तराशने मन के बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि वो धागा डालकर मालाएं बनाई जाए। देखो ये इस प्रकार यहाँ पे बनी हुई किस प्रकार से, ठीक, यहाँ पे देखो ये बना हुआ किस प्रकार से, ठीक है, ताकि मत आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के मुहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, पत्थरों की क्या है, मुहर, वो लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। ठीक है, और आयताकार, यहाँ पे 27 नंबर पृष्ठ पे देख सकते हैं, मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों पे क्या है, देख लो, मैं आपको दिखा देते हैं 27 नंबर पृष्ठ पे। ये देखो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा, वहाँ के धातु का उपयोग किस प्रकार से लोग करते थे, उनका बताइए। कि पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं बनाते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। संभवतः 7,000 पहले में हर घर का पास खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े टुकड़ों के अवशेष से चांदी, फूलदान, ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई ईंटें, फेन से बनी हुई तकलियां सूत से कताई का संकेत देती। फेन से बनी हुई क्या है, तकलियां सूत की कताई का संकेत भी मिलती हैं उगाड़ से। इनमें से अधिकांश वस्तुएं निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, यानी कि अधिकांश वस्तु का विशेषज्ञता रहा होगी। जैसे लिपिक होते थे तो वो क्या है लिखा करते थे, ऐसे वहाँ के मूर्तिकार रहे होंगे, उस तरीके से आप जिस प्रकार से जो चीज़ें बनाई जाती है उस प्रकार से उनकी विशेषज्ञता उनकी विषय विशेष में रही होगी। जिसे विशेषज्ञ कहते हैं जो किसी खास चीज़ों में बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। फिर 28 पर देखें जहाँ मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। ये देखिए, आपको दिखाते हैं ये देखिए किस प्रकार से बनाया गया। तो इनकी क्या होगी विषय इनकी जो है इसी कला में इनकी विशेषज्ञता हो रही होगी, विशेषज्ञ ने बनाया है। ठीक है,
हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता है कि वह सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं 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 भी करती थी, कुछ शायद महिलाएं भी पुरुष दोनों इसका काम करते थे। दक्ष फेंस पत्थर क्या होता है आपके बारे में क्या लिखा? पत्थर एक संघ प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से मतलब खुद से भी बनाया जा सकता है, रूप से तैयार किया जा सकता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के जिस रंग नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेंस मनके और चूड़ियां छोटे पत्थर बनाए जाते थे। तो फेंस पत्थर क्या जो फेंस के जो पत्थर होते थे उनसे क्या मनके और चूड़ियां बालें और छोटे जो है क्या बर्तन बनाए जाते थे। और जो है हम जो है हड़प्पा के लोग क्या है कच्चे माल की खोज, यानी कि जो टॉपिक है कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु या अयस्क जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल तौर पर किसान द्वारा पैदा की जाती हैं। कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे कपास ही हमारा क्या है कच्चा माल है, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे। क्या है जो कुछ चीज़ें हमारे क्या थी हड़प्पा के लोग क्या है उनको क्या है आयात करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास यहाँ पर नहीं था, संसाधनों की कमी थी। जैसे हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभवतः करते थे, तो तांबा का आयात आज के राजस्थान से करते थे। और पश्चिमी एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन का जो आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था, अफगानिस्तान से भी किया जाता था। सोने का आयात जो हम लोग आधुनिक कर्नाटक से किया करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात भी जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। और जैसे नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, लोगों के अलावा गाँव जैसे लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे। जानवरों को किसान चारों या शहरों में भी रहने के लिए लोगों को दस्तकार खाने के सामान देते थे, यानी कि दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल, सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग जमीन की जुताई का हल का प्रयोग नई बात थी। हल का प्रयोग ये लोग हड़प्पा के सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी की हुआ करते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं जो जब बारिश से कम होती है सिंचाई के लिए लोगों को तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी के संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनमें फसलों की सिंचाई की जाती थी। यानी कि जो हल जो है उनके आकार नहीं बल्कि लकड़ियों के हुआ करते, लेकिन खिलौने मिले हैं, इसका मतलब हल वहाँ पर हुआ करते थे। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पालते थे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग होते गाय, उसके बाद भैंस भेड़ और बकरियाँ क्या है पाला पाला करते थे। बस्तों के आसपास तालाब के चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मौसों को झुंडों का चारा पानी तलाश में दूर दूर तक लोग क्या जाया करते थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से दूसरी तरफ कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखकर खिलौना है जो दूसरी तरफ मोर मुझे कुछ बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए साधनों का उपयोग करते थे। पिछले अध्यायों में कुछ आपने पहियों की जानकारी दी गई थी। आप लोग पहियों की जानकारी पढ़ चुके हैं। बच्चों को खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर यानी कि किसान जो पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, ऐसा कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद लोग दूर दूर जाया करते थे। लोग जो है वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हरिण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब गुजरात में हड़प्पाकालीन सूक्ष्म निरीक्षण, गुजरात में हड़प्पाकालीन जो सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ, वहाँ पर साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित किया था, यानी कि जो हड़प्पा के सभ्यता के जो कई नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन वहीं धौलावीरा जो हमारा नगर था वो 3 भागों में विभाजित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्री में सवाल पूछा जाता है बहुत, जो है चाहे एसएससी हो गया, चाहे जो है यूपीएससी हो गया, और यूपीपीसीएस में भी सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने वाले बड़े बड़े शहर प्रवेश के द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम, यानी कि जो है खुला मैदान भी हुआ करता था। यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम लोग जो है यहाँ पे जो है लोग क्या करते थे मनोरंजन के लिए। इसमें खुला मैदान भी था सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए। यहाँ पर मिले कुछ अवशेषों के हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में
खुदा हुआ पाएगा, नहीं कि जो हमारे कुछ बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लोगों की अभी क्षमता नहीं है कि चीज़ों को समझ सकें। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं। आमतौर पर जो हड़प्पा के लेख मोहर जैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। वस्तुओं की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी कि जो हमारा जो लोथल नगर था, ये कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पत्थरों के शंखों और धातुओं की कई चीजें एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि पत्थरों के लिए, शंखों के लिए और धातुओं की बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह यहाँ पर चीजें भंडारण किए जा सके। इस भंडार गृह की कई मोहरें मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी के दबाने से बनी, यानी उनकी छाप है। मुद्रांकन यानी गीली मिट्टी पर जो क्या है, एक ऐसे छाप लगा देते थे, वहाँ पर क्या ऐसे बन जाएगा। आप देखते होंगे आपकी चप्पल गीली हो, मिट्टी लगी हो, और आप गीली मिट्टी पे आप लगा दें तो क्या है, वैसे छाप बन जाते हैं आपकी चप्पल की। तो उसी प्रकार समझ लीजिए। और ये लोथल का बंदरगाह, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र पर आने जाने के नावों को रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता था। ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इमारतें मिली हैं जहाँ पर संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर टुकड़े, आधे बने मनके नहीं, आधा बना हुआ मनका बनाने के लिए उपकरण के तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। मुद्रा मोहर मुद्रांकन मोहरबंदी, मुद्रा क्या है, मोहरों जो है, जो हमारा जो मोहर था, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया गया होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करके बाद में उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहरें की जाती होगी, मोहरें लगाई जाती होगी। मोहरों की छाप को मोहरबंदी कहते थे। क्या कहते थे? मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, मोहरबंदी कहते थे। अगर छाप टूटी नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि वह सामान छेड़छाड़ नहीं हुई। जो हमारी मोहर होती थी वो टूटी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा साफ है, यानी कि चीज़ें को छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज भी मोहरों का प्रयोग होता है। पता लगाएंगे मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, आज भी पता लगाइए आप लोग किस प्रकार से है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगर छोड़ दिए। लेखन मोहरें बांटो बंद हो गई। दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो की सड़कें कचरे ढेर से बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों का झुग्गी नुमा घर बन जाने लगे। सब क्यों हुआ, पता नहीं, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इसके कारण हो सकता है कि नहीं, जो हमारे जो पुरातत्वविद हैं उनका जो है कई मत हैं, कई मत है, तो उनका कोई मत का जो ठिकाना नहीं है किस प्रकार से। तो कुछ लोगों का जो जो विशेष बहुत ज़्यादा है, विशेषता उनकी मत की प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता में रखी गई। तो कुछ लोगों ने कहा क्या नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास चराने के लिए मैदान समाप्त हो गए। इस इलाके में बाढ़ आ गई। कुछ लोग बोलते बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरें अंत कैसे हो गए, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने से असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। यह भी परिवर्तन का बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व दक्षिण से इलाके की जो छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद कई नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में 5 या 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे। अन्यत्र जो है, आपने एटलस में मिस्र को ढूंढे। क्या है? मिस्र को ढूंढिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। लगभग 500 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, पिरामिड, जिसको क्या है, बड़े मकबरे बनवाए, उनको क्या बोलते हैं, पिरामिड। राजाओं ने मरने पर शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इस शवों को क्या बोलते हैं, मम्मी। यानी कि जो राजा मरते थे, इन्हीं में क्या है, दफना दिया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। ये उनको क्या बोलते हैं, जो हमारे शव होते थे उनको क्या बोलते हैं, मम्मी। उनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न के पेय, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव उनके साथ उनके सेवकों और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास के शव को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र के सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की सबसे ज्यादा जो है, किसी किसी परंपरा में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया हो तो क्या, मिस्र की जो है सभ्यता है। और तुम अपने माता पिता के साथ 400 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए
साथ साथ क्या ले जाएंगे मोहनजोदड़ो में, तुम क्या करोगे देखोगे। आप इसके बारे में जो है कल्पना करिए। तो चलिए दोस्त, जो है ये चैप्टर क्या हो गया आपका कंप्लीट। न्यू चैप्टर के साथ हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।